बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 25 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आपके सामने खबर रखेंगे दीर बाला से। जी हाँ, दीर बाला के लोगों ने आज कुछ लोगों को हैरान किया बल्कि परेशान कर दिया है और ज़्यादातर पाकिस्तानियों को प्लेजेंटली सरप्राइज़ कर दिया है। चलती हुई गोलियों के नीचे, जी हाँ, चलती हुई गोलियों के नीचे से गुजरकर दीर बाला के लोगों ने आज खौफ के तमाम बुत तोड़ दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हसार साइड पर कर दिया है और कन्वेंशन की बजाय जलसे मुनक्कद कर दिए हैं। हुआ क्या है सब कुछ आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर, खावर मानिका ने आज एक इस्तगासा फाइल किया है बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर। इद्दत से गुजर के अब गलाजत तक का सफ़र जो है वो तय कर लिया गया है। इस केस के अंदर बहुत ही गलीज़ इल्ज़ामात हैं और ये केस क्यों किया गया है, क्या इसका पस मंज़र है, आपके सामने रखते हैं। तीसरी खबर, मरियम औरंगज़ेब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। याद कीजिए इमरान खान के भी जारी हुए थे। कानून के दोहरे मेयार हर रोज़ पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या मामला है ये भी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर ये है जी कि आज दीर बाला के जो लोग हैं वहाँ उन्होंने सबको हैरान कर दिया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट को तो परेशान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत, उन्होंने एक कन्वेंशन कॉल की वहाँ वर्कर्स की। वर्कर कन्वेंशन जो था वो अमूमी तौर पर आम लोगों को मैं बता दूं कि वर्कर कन्वेंशन का मतलब होता है कि आम आवाम उस जलसे के अंदर नहीं आती। आपके यूजली वर्कर्स होते हैं, जो पार्टी के अहदेदार होते हैं, ये वर्कर होते हैं। वो अमूमी तौर पर कम तादाद में होते हैं और अपनी पार्टी की गाइडलाइन अपने वर्कर्स को देनी होती है। वो वर्कर्स होते हैं जो दिन रात पार्टी के साथ कमिटेड होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो वो सारी बात है, आवाम तो हज़ारों में आ सकती है, वर्कर्स तो सैकड़ों में होते हैं अमूमी तौर पर किसी भी छोटी जगह के ऊपर। तो वर्कर कन्वेंशन हर पार्टी करती है, हर एक का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वो रखा। लेकिन जो कुछ आजकल हमारे यहाँ समझदार लोग कर रहे हैं वो उन्होंने दोबारा किया। जब दीरबाला में ये कन्वेंशन था तो उस वक्त वहाँ पर पहले लाठीचार्ज किया गया आवाम को डिस्पर्स करने के लिए, उसके बाद गोलियाँ चलाई गई सीधी। लोग ज़ख्मी भी हुए। मेरे पास फुटेज मौजूद है, आपको दिखा नहीं सकता। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके अंडर हम हमारे ऊपर कदगन है कि हम आपको कोई ऐसी फुटेज नहीं दिखा सकते जिसके अंदर गोलियां चल रही हों या ज़ख्मी हों लोग या कोई मार कुटाई हो। तो यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत हम आपको वो फुटेज दिखा नहीं सकते। हालांकि हमारे पास फुटेज है किस तरीके से वर्कर्स को गोलियां मारी गई, वहाँ लोगों का खून बह रहा है, तशद्दुद हुआ। लेकिन सबसे जो वहाँ पर प्लेजेंटली सरप्राइज बात है वो ये है कि दीर बाला के लोगों ने चलती हुई गोलियों के नीचे से गुजर के, जी हाँ, चलती हुई गोलियां, एक तरफ फायरिंग हो रही है और लोग उसके बावजूद नहीं रुक रहे, सीधी उनके ऊपर से गोलियां गुजर रही हैं। उनके नीचे से गुजर के लोग कन्वेंशन में भी पहुंचे और जो ना पहुंच सके वो जिस जगह मौजूद थे वहां पर उन्होंने जलसा कर दिया। मतलब एक कन्वेंशन होना था एक जगह के ऊपर जिसकी कॉल दी हुई थी, उस कन्वेंशन को इंतज़ामिया ने रोका। मैंने जैसे आपको कहा कि पहले वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, पहले सबसे पहले तो लोगों को डराया गया, वहाँ पर ऐलान किया गया कि जो आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पहले तो लाठीचार्ज किया गया, जब उससे बात नहीं बनी तो फिर सीधी गोलियां मारी गईं। लोग ज़ख्मी भी हुए, लोगों का खून भी निकला, लोगों के साथ शदीद ज़ख्म भी आए। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं डरे, लोग नहीं रुके और लोगों ने चलती हुई गोलियों के नीचे से गुजर के कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचे, जहां कन्वेंशन सेंटर मतलब कि जिस जगह पे कन्वेंशन करना था, इकट्ठ करना था। और जिस जगह जो लोग नहीं पहुंच सके कन्वेंशन के अंदर, वर्कर कन्वेंशन में, उन्होंने, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आवाम हर तरफ से निकल आई कि चौक चौक के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा था। अब ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आम बात नहीं है कि वर्कर कन्वेंशन दिया, कॉल दी और वहाँ पर चलें जी लाठीचार्ज हो गया, गोलियां भी चला दी और फिर भी कन्वेंशन हो गया। ये देखने को तो ये स्टोरी लग रही, लेकिन इसमें बहुत सारी जेतें हैं आपकी समझने की। पहली तो बात ये समझिए कि शेर अफजल मरवत साहब 6 महीने पहले तक हम सब के लिए अजनबी थे। ये 4 महीने पहले तक हम तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग उनसे शायद ज़िंदगी में ज़ाती हैसियत में मिले भी नहीं हैं। तो आप इस बात को ये समझिए कि वो उनके वकील हैं और इस टाइम वजह शेर अफजल मरवत साहब या
शहबाज गिल या कोई और शख्सियत नहीं है। मैं अपने पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ, मैंने नाम लिया उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का, मैंने नाम लिया उसमें परवेज़ इलाही साहब का, मैंने नाम लिया उसमें अपना, मैंने नाम लिया उसमें तमाम जितने भी मुझे पीटीआई के मेन अकाबरीन नज़र आ रहे थे, उन सबका नाम लेके आपको मैंने बताया कि हम सबसे अब कोई अवाम का इमरान खान से हमारे थ्रू रिश्ता नहीं है, डायरेक्ट रिश्ता है। अवाम अब अपना तज्जिया खुद कर रहे हैं, ना वो हमसे कोई गाइडलाइन ले रहे हैं, ना वो हमारे मरहूने मिन्नत रह गए हैं अवाम, ना हमने उन्हें कुछ बताना है तो उन्हें समझ आना है, ना ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड तज्जियाकार हैं जो अवाम को धमकियां देते हैं, उन्हें समझाते हैं आप ये ना करें, आप ये कर लें, आप ये करेंगे तो ये होगा, ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हल्के। अवाम आज़ाद हो गई, अब कोई दरमियान में नहीं है कप्तान के और अवाम के। और जो कप्तान के साथ खड़ा होगा, वो शेर अफजल मरवत हो, वो कोई और पर्सनैलिटी हो, जो इमरान खान के साथ इस टाइम खड़ा होगा, अवाम वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ पर कप्तान की कॉल दी जाएगी। तो आपको बताने की ये पर्पज़ है कि लीडरलेस जो है वो जो इज्तिमा हो रहे हैं, इमरान खान मौजूद नहीं है, उसके बावजूद पब्लिक इस तरीके से निकल रही है और अपने लीडर से वफादारी कर रही है, लॉयल्टी कर रही है। और एक कॉल के ऊपर इमरान खान के एक वकील ने एक कॉल दी है शेर अफजल मरवत साहब ने, और उसके ऊपर अवाम इस तरीके से उमड़ आई है हर तरफ से। और जब कन्वेंशन में नहीं पहुंचने दिया गया तो इतनी तादाद में अवाम आई कि जगह जगह जलसे हो गए। लेकिन इसकी एक दूसरी जहत है, ये तो एक खुशाइंद बात है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी बात है। इसकी एक दूसरी जहत है, वो जहत बहुत ख़तरनाक है, वो हमारे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर पर्सनालिटीज़ हैं, सारी बात है। इस टाइम हमारे अदारों के ऊपर भी पर्सनालिटीज़ बैठी हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पर्सनालिटीज़ बैठी हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी पर्सनालिटीज़ बैठी हैं। इन सब ने चले जाना है, किसी ने रिटायर हो जाना है, किसी ने, फिर हम सब ने फौत होकर अल्लाह के पास भी जाना है। रहना पाकिस्तान ने है। तो क्या जो लोग इस टाइम बैठे हैं, वो जो बीज बो रहे हैं नफ़रत का, जिस तरीके से हम कल बलोच स्टूडेंट्स की हमने स्टोरी की, उनको जैसे गायब किया जा रहा है, आज केपी के जो है वो पहले ही वुंडेड है, आप इस बात को समझिए। सवात ऑपरेशन वहाँ हुआ, वज़ीरस्तान ऑपरेशन वहाँ हुआ, हमारे बहादुर जवान वहाँ शहीद हुए अफवाज के, हमारी आवाम शहीद हुई वहाँ पर, उनके घर बार लुटे, सब कुछ हुआ। तो पहले से ही वुंडेड हैं वो लोग, पहले से ही उन्हें रियासत से भी गिले हैं, इदारों से भी गिले हैं, अपनी किस्मत से भी गिले हैं। आप वहाँ पर कर क्या रहे हैं? आप सोच सकते हैं आप क्या कर रहे हैं? आपको सिर्फ, आपको ये ड्रामा लग रहा है, मजाक लग रहा है कि एक पार्टी का वर्कर कन्वेंशन है, आपने डंडा उठाया, लाठियाँ चलाई, फिर गोलियाँ चलाई और आपने उसे हर सूरत रोकना। आपको अंदाज़ा है आप कर क्या रहे हैं? आप नफ़रत के ऐसे बीज बो रहे हैं जो शायद आने वाली दहाइयों तक, शायद सदी तक जाएंगे। आप पाकिस्तान के लिए कितने कांटे बिछा रहे हैं, आपको समझ है? आप पाकिस्तान जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज जिसको गोली लगी है वहाँ पर, या जो ज़ख्मी हुआ है, या अल्लाह करे अल्लाह ना करे, अगर किसी की अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अगर किसी की ज़िंदगी को नुकसान हो जाता है, तो आप बताइए कि उसका ख़ानदान आपसे मोहब्बत करेगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, उसके बाद पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करेगा? ये जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, खुदा का वास्ता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा सोचिए। सब ने यहाँ से चले जाना है, किसी को पाकिस्तान को ओन नहीं करता, ना इस टाइम के चीफ जस्टिस करते हैं, ना इमरान खान करते हैं, ना नवाज शरीफ करता है, ना आसिफ जरदारी करता है, ना ही पाकिस्तान के किसी इदारे के सरबराह चीफ, आर्मी चीफ हों या DGISI हों या कोई भी चीफ हों, वो करते हैं। हम सब पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान के असल वारिस वो हैं, ना कोई सियासी लीडर उसको उसकी ओनरशिप में है पाकिस्तान, ना किसी इदारे के चीफ के, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ के, ये सबकी ओनरशिप है इकट्ठे। तो इसका रोल भी, कोई वे आउट भी सबको इकट्ठे ही निकालना पड़ेगा। ये जो कुछ हो रहा है इस टाइम की निगरान हुकूमत के काकड़ साहब हों या दूसरे हों, जो कुछ मिल मिला के इस टाइम किया जा रहा है और जो आवाम के साथ सलूक किया जा रहा है, और भला कोई अपनी आवाम को जलसा जुलूस करने पे भी इस तरीके से मारता है? भला कोई अपनी आवाम को इकट्ठे होकर अपना सियासी हक इस्तेमाल करने के से भी इस तरीके से रोकता है? हमने ये कश्मीर में होते हुए तो देखा है, लेकिन हमने यहाँ होते हुए ये पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जो ये हो रही है। इस पर एक दफ़ा फिर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं यही कह सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बहरहाल आज दीरबाला के लोगों ने प्लेजेंटली सरप्राइज़ किया है और आने वाली तब्दीली जो कुछ भी ये प्लान बनाया हुआ था उसको फेल करके रख दिया है और नींदें उड़ा के रख दी हैं ताकतवर हल्कों की कि अब पाकिस्तान के अंदर होने क्या जा रहा है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी तकलीफ देह है।
ख़ाबर तकलीफ़ दे, मैं वजह बाद में बताऊंगा क्यों तकलीफ़ दे है। पाकिस्तान के अंदर जो इक़दार हैं, माशरत है, उसके लिए वो तकलीफ़ दे। ख़ाबर मानिका साहब ने एक जो है वो नया इस्तग़ासा किया है, नई दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद की लोकल अदालत के अंदर। इससे पहले भी इद्दत के अंदर निकाह की एक, आपको पता है कि दरख्वास्त थी, मुकदमा चल रहा था, एक शहरी ने किया हुआ था, अचानक वो वापस ले लिया गया। वापस क्यों लिया गया? क्योंकि उसमें इवेंचुअली ये सवाल उठना था उस मुकदमे के अंदर कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, आपका मीन, आप किस तरीके से मुतासरा फरीक हैं। शादी, वो बीवी थी ख़ाबर मानिका साहब की, उन्होंने तलाक दे दी, उसके बाद इमरान खान साहब इसके साथ उनकी शादी हो गई। तो ये जो इस शख्स ने किया हुआ था इद्दत और तलाक का मुकदमा, इस ये मुतासरा फरीक कैसे है? तो वो उस मुकदमे का क्योंकि कुछ नहीं बनना था, तो इसलिए उससे पहले मुकदमा वापस लिया गया। ये ज़रा मैनेजमेंट देखिए, मीन ये रेंटे मुकदमा है इस टाइम चल रहा, उससे पहले मुकदमा वापस दिलवाया गया। फिर उसी दिन या अगले दिन ख़ाबर मानिका ने वो मुकदमा पहले से तैयार किया हुआ था, वो डाला गया। अब ख़ाबर मानिका क्योंकि मुतासरा फरीक क्लेम करेंगे अपने आप को कि मेरी बीवी थी, और जो कुछ उन्होंने दरख्वास्त के अंदर लिखा है वो बहुत ही होशरुबा है, मीन होशरुबा इन सेंस के बहुत ही डिस्गस्टिंग है, शर्मनाक है। और ख़ाबर मानिका के ऊपर कितना तशद्दुद किया होगा, या फिर उसको किस तरीके से ख़रीदा होगा कि वो इस गलाजत पर उतरे हैं, या इतनी गंदी बातें उन्होंने लिखी हैं जो इंसान सोच नहीं सकता। तो एक तो इद्दत और तलाक की बात तो लिखी लिखी, लेकिन ये क्योंकि पता है कि इस केस ने भी कहीं नहीं पहुंचना, इस केस में भी कुछ नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे चुकी। जस्टिस अली बाजवा का केस मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि जो एक केस था, जो राजनपुर से शायद केस था, वो मैंने आपको बताया था, आमना बीबी ने शादी की थी और अमीर बख्श ने वो केस किया था, और उसके अंदर इसी तरह का केस था जो ख़ाबर मानिका लेकर आए हैं, एग्जैक्टली मिलता जुलता वो केस था इससे। और उस केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है कि जो निकाह है वो हो चुका, उसको अब फासिक नहीं कहा जा सकता, निकाह को अब कट नहीं किया जा सकता, निकाह हो गया। आप उसके प्रोसीजर पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ना कोई सज़ा दी जा सकती है और ना ही उस निकाह को कलअदम करार दिया जा सकता, क्योंकि ये एक पाक रिश्ता है, इसका एहतराम करना पड़ेगा सोसाइटी को। तो इस केस ने भी कहीं जाना नहीं, अदालतों के फैसले हैं, ये केस भी सारा फरसूदा है, बेहुदा है। लेकिन क्योंकि इस केस के अंदर कुछ है नहीं, इसलिए इसके अंदर अब गलाजत करने के लिए सिर्फ इद्दत तक बात नहीं रही, नाजायज़ तल्लकात की कहानी भी बनाई गई और कहा गया है कि मेरा मुलाजम लतीफ़ जो है वो इसका गवाह है। मीन अब मीडिया ट्रायल करने के लिए, करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए, इद्दत और निकाह के साथ 6 साल के बाद अचानक ख़ाबर मानिका को ये याद आया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के पहले निकाह से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे, और उससे मैं उन्हें रोकता रहा, और वो जब ना रुके तो अब मैंने अपने मुलाजिम लतीफ़ के थ्रू इमरान खान साहब को घर से भी निकाला। और उसके बाद मैंने अब मैं अदालत में हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए चुप था, तो अब मैं बोल रहा हूँ। तो अब इसमें कुछ सवालात हैं। सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा मामला था कि निकाह से पहले नाजायज़ रिलेशनशिप थे जो कि मानिका साहब क्लेम कर रहे हैं, तो मानिका साहब की वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें वो बुशरा बीबी की शादी इमरान खान से होने के बाद कह रहे हैं कि वो पाक हैं, पाकबाज औरत हैं, उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की, उनके ख़िलाफ़ कोई बकवासबंदी ना की जाए, तो गवाही दे रहे हैं उनके करैक्टर की वो उस टाइम। तो अब क्या हो गया? दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की वजह से, अपने ख़ानदान की वजह से चुप रहा। तो अब ये जो गलाजत आप कर रहे हैं, अब आपका ख़ानदान कहीं मौजूद नहीं है, आपके बच्चे कहीं मौजूद नहीं हैं, अब आप उनसे आंख कैसे मिलाएंगे? तीसरी बात, आप उस टाइम वो आपकी बीवी थी, अब नहीं है, लेकिन आपके बच्चों की माँ तो है ना। आप अपने बच्चों की माँ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, और आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को भी, तो आप उनसे कैसे आंख मिलाएंगे? तो असल बात यह है कि ये पूरे का पूरा केस तो कहीं से बनता ही नहीं। मैंने जैसे आपको बताया, आज जो सारी पूरी तफसील है इस केस की, कि उसमें उन्होंने लिखा कि हम 1989 में हमारी शादी हुई थी, हम हंसी खुशी रह रहे थे, फिर इमरान खान साहब आ गए और उनके साथ जुल्फ़ी बुखारी भी आते थे, और फिर नाजायज़ तल्लुकात शुरू हो गए, और फिर इद्दत के अंदर मैंने फिर तलाक दी, लेकिन तलाक से पहले, इद्दत पूरी होने से पहले ही निकाह कर लिया। फिर फ़रा गोगी ने मुझे तलाक की तारीख़ बदलने की बात की, मैंने नहीं बदली, और अब मैं मुतासरा फ़रीक हो गया हूँ। लेकिन ये मुझे सब कुछ 6 साल के बाद याद आया है। ये पूरा अकाउंट है जी ख़ाबर मानिका का। अब आप इसमें दो बातें सोचें।
एक तो ये कि ख़ावर मानिका के ऊपर कितना तशद्दुद किया हुआ होगा कि वो ये सारी बातें कहें आकर अदालत के अंदर या ये दरख्वास्तें, और दूसरा सोचें कि उसे कितने पैसे देकर ख़रीदा होगा। तो ये गलाजत किस तरफ चल रही है पाकिस्तान के अंदर, रुक नहीं रही। इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पर जब करना नामुमकिन हो गया तो अब बेडरूम स्टोरीज़ और गलाजत के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं ताकि उससे इमरान खान के ऊपर कोई फ़र्क डाला जा सके। फ़र्क पड़ेगा, आप सबको वो दिल से पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता है ये गलाजत कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। अगर कोई और शख्स मुतासरा फरीक कल को चला गया, बाजी मरियम और सफदर साहब की शादी के ऊपर कोई सवाल उठा दे, फिर हमारी सोसाइटी और माशरा किस तरह से इसको देखेगा और क्या देखेगा। फिर अगर कोई शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही शरीफ नफ्स और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही एक अच्छे इंसान जो कि एक ऑफिसर थे, उनके मतहत उनकी बीवी के साथ जिस तरीके से तलाक कराई, फिर शादी वो इद्दत में थी, मुद्दत में थी, क्या थी, उसके ऊपर अगर कोई सवालात लेकर चला जाए तो फिर आयशा आहद साहबा की शादी नाम मानना, उनके ऊपर तशद्दुद, इद्दत, मुद्दत, उसके ऊपर कोई सवालात लेकर चला जाए तो फिर क्या हो। और ऐसी भरी पड़ी हैं कहानियाँ, मैंने आपको बताया है कि ऐसी भरी पड़ी हैं कहानियाँ। आपको पता है कि गुलकारा की तलाक करवाई थी हमारे एक और साहब जो अब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं उन्होंने। तो कहने की बात ये कि ये जो सारी स्टोरीज़ हैं, अगर इसका कोई लेके चला जाए तो फिर क्या बनेगा, क्या हमारा माशरा। आप अब सवाल सोच रहे होंगे कि क्या लेके जानी चाहिए ये स्टोरीज़, जो मैंने कहा नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि ये गंदगी है, ये ज़ाती ज़िंदगी है जिस पे आप गंदगी उछाल रहे हैं। ये लोगों के रिश्ते हैं पर्सनल, जिनका हुकूमतों के साथ कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक गवर्नेंस के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी हरीफ को हरा ना सकने की वजह से अब बेडरूम स्टोरीज़ के अंदर सारी बातें जो हैं वो सियासत जो है और सियासी मुकाबला जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। केस का कुछ नहीं बनना, अवाम को मज़ीद आपसे नफ़रत होनी है। और जो आप ये गंद मार रहे हैं, क्योंकि अवाम पसंद नहीं करती, अवाम के सामने आप अपने कल्चरल मज़हब के कल्चर के इक़दार जो है उनको जब आप तबाह करते हो तो अवाम आपसे मुतनफ़र हो जाती है। अवाम पर्ची जेब में डाल के फिर रही है, आज आपने दीरबाला में भी देखा। और इस तरह की जितनी गंदगी आप मारेंगे उसके ऊपर अवाम आपको जवाब देगी। जब भी इलेक्शन हुआ, अभी तो आप भाग रहे हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन हुआ अवाम आपको इसका जवाब देगी। अच्छा जी, आखिरी खबर, मरियम औरंगज़ेब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन पुलिस को कुछ एहसास नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुई। याद कीजिए जब इमरान खान के इसी तरीके से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तो किस तरीके से डीआईजी तक के रैंक के लोग इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए थे, इमरान खान के घर पे चढ़ाई की थी, गेट तोड़ दिया था, लोगों को मारा था, आंसू गैस, पूरी रात वहाँ पर जंगो जदल 2 दिन रहा था। और हालांकि आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो वारंट ले रहे थे, उसकी तामील कर रहे थे, तामील ही करवानी होती है, और इस बात के पाबंद हो रहे थे कि वो अदालत हाजिर हो जाएंगे। आज मरियम औरंगज़ेब से किसी ने तामील नहीं करवाई, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये दोहरा मेयार जो हमारे ताकतवर हलकों का है, जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ हर केस को इस्तेमाल किया गया, और ये जो शरीफ माफिया है इनको जिस तरीके से इस टाइम प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो सबके सामने है। जैसा मैंने पहले कहा कि आप भले अवाम के ऊपर गोलियां चलाएं सीधी, या भले ख़ावर मानिका से लोगों के मजहबी और समाजी इक़दार के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अमेज़ बातें करें, या इस तरह की जो वारंट गिरफ्तारी पर दोहरा मेयार अपनाएं, इन सब चीज़ों के ऊपर आवाम को और गुस्सा आ रहा है आपसे, आवाम आपसे और दूर हो रहे हैं, आवाम आपसे और बदला लेने की तड़प में आ गए हैं, और आवाम वोट की पर्ची जेब में डाल के फिर रहे हैं, जब मौका मिला आपसे बदला लेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।